ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे हमारे पास, और फाइनल में जब हम पोटेंशियल को डिराइव कर लेंगे तो उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, उससे एनालिसिस करेंगे कि अपने पास क्या फायदा हुआ उस चीज़ को कैलकुलेट करके। तो फाइनल रिजल्ट के हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने स्प्रिंग मॉडल के साथ जो है इसको वो किया था, स्टडी किया था स्प्रिंग मॉडल के साथ, राइट। स्प्रिंग मॉडल को पोटेंशियल के साथ, फिर अपने पास, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल के साथ जो है थोड़ा वो किया था, एनालाइज किया था, थोड़ा चेक किया था। तो हमने उन एनालॉजी को पढ़ने की कोशिश की थी, उनको रिलेट करने की कोशिश की थी, सिमिलर फिनोमेना को पढ़ने की कोशिश की थी, जिससे हम पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा कुछ जान सकें, और ज़्यादा कुछ हम रिलेटिव नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। तो अभी हम जो आते हैं वापस अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि चार्ज को हमें क्या करना है, मूव करना है, राइट। चार्ज को क्या करना है, चार्ज को हमें करना है मूव। चार्ज को मूव करेंगे तो मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं रहेगा। देखिए ये इस चीज़ को भी आपको समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यदि चार्ज को हमें दूसरे चार्ज के फील्ड में यदि मूव करना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नहीं रहेगा। तो यदि जिन जिन बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे और वहाँ पे एक्सलेशन की भी बात कर रहे थे हम, देयर शुड बी द जीरो एक्सलेशन। वहाँ पे हम वर्क डन की भी बात कर रहे थे। वर्क डन में हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा था कि चार्ज को हमें मूव करना पड़ेगा। चार्ज को मूव करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट कैसे रहा। तो 11th क्लास में यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक क्वासी प्रोसेस पढ़ा था हमने, QUASI, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यदि आपको याद हो तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या था, थर्मोडाइनमिक्स में यदि हमने इसको पढ़ा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को, थर्मोडाइनमिक्स में। ये उसी से रिलेटेड है, ये क्वासी स्टैटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला केस है, ये उसी से रिलेटेड है। क्वासी स्टैटिक थर्मोडाइनमिक्स में हमने इसको पढ़ा था। तो क्वासी स्टैटिक में था क्या, एनालाइज क्या किया था हमने क्वासी स्टैटिक में, कि अपने पास जो सिस्टम है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएगा, यानी P1 V1 इस स्टेज से लाइक P2 V2 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन वो इतना स्लोली जाएगा, इतना स्लो जाएगा कि अपने पास हर एक पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसे हुआ, इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि अपने पास जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, देयर इज माइन्यूट चेंज, वेरी माइन्यूट चेंज। ठीक है, बहुत बहुत ही कम चेंज था अपने पास, जिसपे हम पहली पहली स्टेज से दूसरी स्टेज पे, लाइक ये पहली स्टेज है, यहाँ से दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी इस टाइप की अपने पास स्टेज आगे आगे जा रही है। तो यदि हम फाइनल स्टेज इसकी बात करें तो इसमें इसमें एक बड़ा चेंज है, जबकि इस स्टेज से इस स्टेज में बात करें, फर्स्ट से सेकंड में बात करें, तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस, देयर इज नो मेजर चेंज दैट कैन बी कंक्लूडेड। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से रिलेटेड हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास 11th क्लास के कंसेप्ट यदि क्लियर हैं तो 12th क्लास के कंसेप्ट को समझने में हमें आसानी होती है, इसलिए 11th क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम मैक्सिमम डाटा को 11th क्लास के डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे पास समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, स्प्रिंग मॉडल को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास P1 V1 वाला तो हमने एनालॉजी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो डिड्यूस कर रहे हैं वो अपने पास, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ठीक है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, एक चार्ज का जो है, एक चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, और एनालॉजी आपको, सॉरी, कंसिडरेशन है, बेसिक कंसिडरेशन है, वो आपको याद होनी चाहिए। बेसिक कंसिडरेशन क्या क्या थी अपने पास, चार्ज को जब हम मूव कराएंगे तो दे शुड बी द जीरो एक्सलेशन, एक्सलेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस मीन्स जितना अवेलेबल फोर्स है, अवेलेबल फोर्स अपने पास जो भी है कैपिटल ए से मान लेते हैं हम, दैट शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तभी अपने पास क्या हो जाएगा, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या था वहां पे ऑलरेडी, यानी अवेलेबल फोर्स के अगेंस्ट हम करेंगे तो अवेलेबल फोर्स क्या है उसको हमें देखना है। तो जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो अवेलेबल फोर्स अपने पास कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, अवेलेबल फोर्स कौन सा होगा। ठीक है, फोर चार्ज, चार्ज के लिए अपने पास अवेलेबल फोर्स कौन सा होगा, अवेलेबल फोर्स कौन सा होगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगी अपने पास तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ, यहाँ पे ई लिख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स में,
ठीक है, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अपने पास कैसे अपने पास सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डिड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास देज चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज जिसको हम स्टडी करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कोई भी टेस्ट चार्ज है, लेट दिस द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को मूव करना है, राइट, इस चार्ज को मूव करेंगे। अब आप देखिए कौन सी डायरेक्शन में, देखिए अवेलेबल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवेलेबल फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवेलेबल फोर्स, और अवेलेबल फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अवेलेबल फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस चार्ज पे ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने पास इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। और इनिशियल हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में जो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ है लाइक r1, ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, और ये सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, स्टार्टिंग में हमने सेपरेशन क्या मान लिया r1, और हमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करना है, हमें फोर्स अप्लाई करना है इस डायरेक्शन में, लेट दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हम इनको क्या लेके आना है, नजदीक लेके आना है, ठीक है। हम इस चार्ज को नजदीक लेके आएंगे तो लाइक इस पॉइंट से ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम नजदीक लेके आएंगे, बट ये इतना स्लो होना चाहिए कि अपने पास ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए और वेलोसिटी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दिस चार्ज which charge q naught should be moved with constant velocity, ठीक है, with constant velocity और जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन से हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे इसको मूव करेंगे तो अपने पास क्या है, ये चार्ज इस चार्ज के नज़दीक आता रहेगा, और जैसे नज़दीक आता रहेगा वैसे हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो लाइक हमारे पास r1 डिस्टेंस से अपने पास इस चार्ज को हमने मूव करना स्टार्ट किया, और थोड़ा मूव करते करते मान लो हम जो है इस चार्ज को फाइनली हम इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले आए, ठीक है, ये इस चार्ज को हम इस पॉइंट तक ले आए, और इन दोनों का जो फाइनल सेपरेशन जो बचा वो अपने पास r2 हो गया, यानी इस पॉइंट पे आ गया अपने पास q नॉट। स्टार्टिंग हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था और यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए ले आए, ठीक है। अब देखिए हर इंस्टेंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे अपने पास ये चार्ज रहा हुआ, जब इस डिस्टेंस पे रहा हुआ तो डिस्टेंस कितना था, r1 डिस्टेंस था, तो हमें कुछ अलग फोर्स लगाना पड़ा होगा, और फॉर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया तो हमें फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ गया, और नज़दीक आया तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या हो रहा है, यानी हर एक पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यदि हमें वर्क डन स्टडी करना है तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, डॉट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म यदि हम लिखें तो एफ डी कोस थीटा होता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसका चेक करना है, चार्ज का, ठीक है, तो फोर्स हम किसका लेंगे, चार्ज का फोर्स लेंगे, बट चार्ज के फोर्स लेने में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, देखिए सॉरी डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। हम कितना यहाँ पे इसको मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस भी चेंज होगा अपने पास, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये अपने पास चार्ज है दैट इज क्यू, और ये अपने पास लाइक अब मैं डिस्टेंस की लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस वाली लाइन है, इस पर मार्किंग कर देते हैं, अलग अलग पॉइंट की मार्किंग है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो यहाँ पे है, दैट इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। जैसे जैसे हम इसको आगे लेके आते हैं, किसी भी पॉइंट पे लेके आएंगे आप, जिस भी पॉइंट पे आप इसको लेके आओगे, देखिए जिस भी पॉइंट पे आप इसको लेके आओगे, तो हर पॉइंट पे देखिए इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज होगा, हर पॉइंट पे यदि डिस्टेंस अपने पास चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। फोर्स चेंज क्यों होगा, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस पे। तो जैसे अपने पास ये चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज, जैसे आ गया फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया, फिर डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, यदि फोर्स तो डेफिनेटली चेंज हो ही रहा है अपने पास और डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है, तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है कैलकुलस मेथड से इसको डील करेंगे। कैलकुलस मेथड क्या बोलता है कि हम इसके बीच में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, राइट। इसी डायग्राम को रीड्रो कर रहे हैं, तो अपने पास ये है, चार्ज है Q, और यहाँ पे अपने पास चार्ज था जो है वो है Q नॉट, ठीक है, और ये अपने पास इसका डिस्टेंस है। जब हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कुछ कंसिडर कर लिया, दैट्स लेट दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dr। इसके लिए हम फोर्स क्या मान सकते हैं, सपोज दैट फोर्स इज कांस्टेंट, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना मान लिया इसका, जहाँ पे हमने डिस्टेंस माना इसका मान लिया हमने r, क्योंकि हमने फोर्स यदि इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स के अंदर अपने पास डिस्टेंस मैटर करता है, राइट। देखिए दोबारा के हम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, जैसे हम पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं तो फोर्स भी वेरी कर रहा है,
और डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है। जब दोनों चीज चेंज हो रही है तो इसी एक इक्वेशन से हम दोनों चीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी एक डिस्प्लेसमेंट, एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर कर लिया जिसके लिए फोर्स को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। सपोज ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, a very small displacement for which force F assumed to be constant, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, हमने उस फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम किया है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, देखिए F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस देखिए इन दोनों के बीच में कितना है, आर स्क्वायर। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, डी आर, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस डी आर डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर हुआ है इसके लिए वर्क डन हमने कितना मान लिया, दैट स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इज द होल वर्क डन, डब्ल्यू क्या है अपने पास पूरा वर्क डन है, लेकिन हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल वर्क डन है तो सॉरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन अपने पास यदि कैलकुलेट करें यहाँ पे, दैट स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर की हम बात करते हैं। एफ वेक्टर की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, क्योंकि हमें चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की यदि हम डायरेक्शन बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है ये देखिए, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इधर चार्ज की तरफ, तो दोनों अपोजिट है अपने पास। देखिए डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और फोर्स है इस डायरेक्शन में। हम अप्लाइड फोर्स पे नहीं कर रहे हैं, हम किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पे, क्योंकि चार्ज का हमें क्या निकालना है, चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये एफ डी आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई वेक्टर डॉट डी आर, और इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखें तो स्मॉल वर्क डन अपने पास कितना हो जाएगा, एफ ई वेक्टर डी आर वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं हम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई डी आर कोस थीटा। और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, सी, डी आर वेक्टर और दोनों अपोजिट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और कोस 180 कितना होता है, कोस 180 होता है अपने पास, वो होता है -1, तो कोस यहाँ पे पुट कर दिया -1 इससे मल्टीप्लाई करें तो अपने पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ ई डी आर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करनी है, एफ ई की वैल्यू अपने पास क्या थी, एफ ई की वैल्यू यूज कर लेते हैं, दैट विल इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डी आर और नेगेटिव साइन। हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, लाइक हमने चार्ज को मूव कराया, जहाँ से जहाँ तक मूव कराया हमने, इस ये लेट दिस द पॉइंट ए पॉइंट से हमने चार्ज को मूव कराया बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट का जो स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस था वो कितना था, r1, और बी पॉइंट का अपने पास कितना है, r2, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द होल वर्क डन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो जो कांस्टेंट है वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इसका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमने मान लिया कि डब्ल्यू आ गया अपने पास, और डब्ल्यू फ्रॉम ए बी, राइट, यू कैन पुट हियर ए बी, ए से बी तक है तो ए का डिस्टेंस देखिए कितना है, ए से बी पे लेके आए, ए से बी पे लेके आए, सॉरी ए से बी पे लेके आए, तो ए का डिस्टेंस कितना है, r1, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, r1, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r2। सो w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपने पास नेगेटिव है, k कॉन्स्टेंट है, q कॉन्स्टेंट है, q नॉट कॉन्स्टेंट है, और डी आर अपॉन में आर स्क्वायर अपने पास ये वेरिएबल, और कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2। ठीक है, अब बेसिक इंटीग्रेशन है, यहाँ से तो आप आगे सोल्व कर ही लोगे। तो अपने पास कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू नॉट, ठीक है, और इसका डी आर अपॉन में 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन में आर। यदि आपको इसका इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को ग्रुप में प्रॉब्लम पे डाल सकते हैं, मैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन में आर, और लिमिट आ गई अपने पास r1 से r2। तो वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, के क्यू नॉट, सॉरी क्यू भी आएगा, क्यू नॉट, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, दोनों को बाहर ले क्या हो गया अपने पास, प्लस हो गया। तो अपर लिमिट इज द 1 अपॉन में r2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1 अपॉन में r1। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या करना, अब इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन में r2 माइनस के क्यू नॉट क्यू अपॉन में r1। ठीक है, ये देखिए अपने पास डिफरेंस है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का, ठीक है, वर्क डन है वो डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किस चीज़ के बारे में बता रहे, देखिए यानी इसको यदि हम इस बेसिकली इस टर्म की बात करें तो r2 माइनस 1 अपॉन r2 माइनस r1,
यानी इस वाले टर्म को हम, इस वाले टर्म को, ये वाला जो पोटेंशियल, इस वाले पोटेंशियल को हम माइनस कर रहे हैं इस पूरे वाले पोटेंशियल में से। ठीक है, तो अब बेसिकली देखिए अपने पास क्या होगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये पूरा हमने क्या किया, इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना वाला वर्कडन आएगा, सिर्फ ये वाला वर्कडन आएगा अपने पास, है ना। हम रे इसमें से हम बिगर में से ये वाला माइनस करते हैं ना, तो ये जो इंटरवल है यही आता है अपने पास। और ये अपने पास जो आया, ये वर्कडन अपने पास क्या है, दिस वर्कडन इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो अपने पास है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपने पास क्या है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर टू माइनस के क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर वन। इसको के क्यू नॉट क्यू को कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया 1 अपॉन में आर टू माइनस 1 अपॉन में आर वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल अपने पास ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अब जो अपने पास बाय डेफिनेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए, हम जो चार्ज को जो लेके आ रहे हैं, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया। जो हम चार्ज को यहाँ से लेके आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये डायग्राम हम रीड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम अपने पास क्या है, डायग्राम बोल रहा है कि अपने पास चार्ज है, सोर्स चार्ज है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अपने पास चार्ज था क्यू नॉट, उसको मूव कराया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमने उस चार्ज को मूव कराया। लेकिन यदि ए पॉइंट अपने पास आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इफ पॉइंट ए लाइज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि पॉइंट ए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड होगा तो बेसिकली अपने पास ए का डिस्टेंस कितना था, डायग्राम में देखते हैं, ए का डिस्टेंस था r1, राइट। ए का डिस्टेंस यदि r1 था देन r1 बिकम्स इंफिनिटी, r1 अप्रोचेस टू इंफिनिटी बिकॉज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या लेंगे, इंफिनिटी पॉइंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, राइट। तो r1 यदि इंफिनिटी हो जाएगा तो इसमें वैल्यू में यदि हम पुट करेंगे तो वर्कडन ए बी क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट क्यू 1 अपॉन में r2 माइनस 1 अपॉन में इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, दैट विल बी इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन में r2। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ये अपने पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल, इसमें देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है। ये तो कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, सिर्फ अपने पास ये क्या है, अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को यदि हम एक्सप्लेन करें तो हमें किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा, यदि हम किसको डिफाइन करें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने पास किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करवाना है, और पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास क्या है, इन्फिनिटी से अपने पास आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है। समझ पा रहे हो आप इस चीज को, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है। ठीक है, तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट इज ये पोटेंशियल एनर्जी था, नेक्स्ट इज पोटेंशियल। Potential is defined as, potential is denoted by V and this is defined as work done per unit charge। जिस चार्ज को हमने मूव किया, वर्क डन अपॉन में चार्ज, W अपॉन में Q नॉट, ये अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल। तो यदि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिर अगेन इसको चेक करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम एक्सप्लेन करें, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अपने पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू इंटू 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। ठीक है, ये अपने पास क्या आया, जो आया वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर दें Q नॉट से तो अपने पास क्या बनेगा, W अपॉन में Q नॉट, इसको Q नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, इस साइड भी हमने 1 अपॉन Q नॉट कर दिया और इस साइड भी हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन में Q नॉट कर दिया, क्योंकि हमें W। तो यहाँ पे क्या है, W अपॉन में Q नॉट, W अपॉन में Q नॉट इज इक्वल टू क्या आया इधर, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, के क्यू 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
नेक्स्ट अपने पास यदि पोटेंशियल की बात करें तो अपने पास वही है सेम, एक पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा, कहाँ से लेके आने में, इन्फिनिटी से। तो ए पॉइंट सपोज टू हैव एट द इन्फिनिटी, तो इट मीन्स R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। R1 यदि इन्फिनिटी हुआ तो अपने पास V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि दिस अ डिफरेंस, डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा V से। नाउ द पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू के क्यू 1/r2 माइनस 1/इन्फिनिटी, एंड नाउ द पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन में R2। आपको बुक में हो सकता है यहाँ पे ऐसा लिखा हो के क्यू अपॉन में R, उसने जनरल नोटेशन लिखी है, हो सकता है R लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने R2 लिया है या R लिया है, क्योंकि जनरल नोटेशन लिख रहे हैं, दिस इज जनरल नोटेशन। तो पोटेंशियल बेसिकली अपने पास क्या आएगा, पोटेंशियल अपने पास आएगा इफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस द electric potential, this is the electric potential, this is the electric potential difference, and the previously we derived that is the electric potential energy, this is the electric potential energy difference, and this is the electric potential energy, this one। तो ये जो तीनों चारों जो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ से आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस लेक्चर को कीजिए और इस डेरिवेशन को ढंग से आराम से कीजिए।